मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। बताना चाहूंगा, जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा भी होता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। चलिए देखते हैं इस अध्याय का पहला भाग, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। और इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं शिंदे और शांति की कहानी। उसके पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो अदालतों की संरचना होती है वो 3 लेयर्स वाली होती है। जैसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। ये हमने इसके पहले के अध्याय में देख चुके हैं। आज हम इसी अध्याय में हम आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फौजदारी विधि व्यवस्था का हिस्सा होता है। जैसे कि आपको यहाँ एक महिला दिखाई दे रही है, जो घटना 18 जुलाई 2006 की बताई जा रही है। मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे और श्री शिंदे रहते थे और वो पिछले 1 घंटे से गले का हार ढूंढ रही थी और वो मन में ही बोलती है कि मुझे पक्का पता है कि यही रखा था, कहाँ गया। कि वो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही है, उसको कहीं भी नहीं मिल रहा है। इधर देख रही उधर देख रही, एक कपड़े को, उस कपाट को, इस दरवाजे को, उस अलमारी को ओपन करके खोल कर देख रही है, लेकिन उनको कहीं उनका सोने का हार नहीं मिल रहा है। तब उनके मिस्टर उनको आवाज देते हैं, जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए। तो वो शादी के समारोह के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए वो हार पहनना था मिसेस शिंदे को। और वो अपने पति को बताती है कि मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। तो इसी शक के आधार पर, इसी अंदाज से वह उनके घर पर काम करने वाली जो शांति नाम की नौकरानी है उस पर इल्जाम लगा देती है यह महिला। अगर हम शांति की बात करें तो उसका नाम शांति हेम्ब्राम है और वह पिछले 3 साल से इस मकान में उनके घर काम कर रही है। और यह मिसेस शिंदे शांति को बताती है कि शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो? और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मुझे दिखाओ। और पूछते हैं कि अभी मैं उसकी तलाश लूंगी।
हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। बेचारी गरीब महिला शांति गिड़गिड़ाकर बोलती है, नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की, मैं गरीब हूं पर मैं चोरी नहीं कर सकती, मैं ईमानदार हूं, मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। इस प्रकार से वो विनती करती है। शिंदे साहब भी शांति से बात करते हैं जैसे, और फिर शांति के रूम में जो बक्सा है उसकी तलाशी लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में उनको 10,000 रुपये कैश पाए गए। और वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने यह हार बेचकर उसकी रकम यहां रखी है। शांति उस पर सफाई देती है, साहब मेरा भाई और मैं पिछले साल से पैसे जमा कर रहे हैं, हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम मैं बेगुनाह हूँ। इसका मतलब शांति के गांव में उसकी खेती है और खेती के लिए उनको बैल की जरूरत होती है और इसीलिए वो पैसा कमा रहे थे और पई जोड़कर वो जमा कर रहे थे। लेकिन मिस्टर शिंदे, मिसेस शिंदे, इनको उस पर कोई दया नहीं आती। उनको तो लगता है कि शांति ने ही वह हार चुराया है और अब वह शांति झूठ बोल रही है। मिस्टर शिंदे थाने पहुंच जाते हैं उसकी शिकायत करने के लिए। तो जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो मिस्टर शिंदे अच्छे घर के होने के कारण पुलिस भी उनको पहचानते थे और बोलते हैं, जी कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मिस्टर शिंदे बोलते हैं कि मैं FIR लिखने आया हूं क्योंकि मेरे घर में चोरी हुई है और घर की जो नौकरानी है उन्हीं ने, शांति ने ही मेरे घर में मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है और इसीलिए उनकी शिकायत करने के लिए मैं यहां पहुंचा हूं। शिंदे साहब के कहने पर इंस्पेक्टर राव, इनका नाम है इंस्पेक्टर राव, सब इंस्पेक्टर राव है, और इन्होंने FIR दर्ज कर लेते हैं। जो बताया जाता है, जिसका विवरण है, उसके अनुसार मिस्टर राव, सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज कर लेते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले सब इंस्पेक्टर राव शिंदे साहब के घर पहुंचते हैं और शांति से बातचीत और पूछताछ भी करते हैं। और सब इंस्पेक्टर राव कहते हैं, अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। उस पर शांति बोलती है, मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। वो बार बार बताती रहती है, लेकिन पुलिस और मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे उनकी कुछ बात नहीं सुनते और इस तरह से शांति को पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। जब शांति को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में कस्टडी में रख दिया जाता है, उसको जेल में रख दिया जाता है, तो शांति का भाई सुशील आता है और वह सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे, वह बेगुनाह है। तब इंस्पेक्टर का रवैया बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। वो कहता है कि उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ और फिर अपनी बहन को छुड़ा कर लेकर जाओ। सुशील बोलता है, लेकिन मैं वकील की फीस कहां से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। और इस तरह से सुशील के साथ बदतमीजी का बर्ताव किया जाता है और सुशील को अपमानित किया जाता है। इतना ही नहीं, सब इंस्पेक्टर राव सुशील को 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव और कई कांस्टेबल पीटते हैं और उनको गालियां भी देते हैं और उस पर दबाव बनाते हैं कि वह इल्जाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरानी की एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहने के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कह रहा था कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में वह मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया था।
इसका मतलब क्या है कि जब उस शांति का भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी बहन की बेगुनाह बताने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार से हरकतें पुलिस द्वारा की जाती है। तो क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार की हरकतें पुलिस द्वारा की गई है ये समर्थनीय है या नहीं? ये आपको तय करना है। अभी आगे का हम देखते हैं। 23 अगस्त 2006 यहाँ पुलिस स्टेशन में शांति कैद करके रख दी गई है। अदालत ने 1 महीने के बाद शांति को जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन 20,000 के रुपए के लिए उसका जमानती बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसका नतीजा ये हुआ कि जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। उसको यह गहरा सदमा लगा और उसी हालत में वह सोचने लगी कि मुकदमे का फैसला क्या निकलेगा, मेरा क्या होगा। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा? इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में निर्माण होने लगे, क्योंकि गरीब होने के कारण उसको कोई सहायता करने के लिए नहीं था। ना ही उसके घर में कोई ऐसे अच्छे पढ़े लिखे थे और ना ही कोई ऐसे पैसे वाले थे, और इसीलिए उसको सलाखों के पीछे रहना पड़ा। 14 सितंबर 2006 पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को भी दे दी गई है। तो ये आरोप पत्र और गवाहों के बयान जो होते हैं उसकी नकल शांति को भी दे दी गई है। शांति अदालत को बताती है कि वह चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है, क्योंकि वकील के लिए फीस देनी पड़ती है, तभी वह अपना मुकदमा लड़ता है। और मैजिस्ट्रेट महोदय ने शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। तो इस प्रकार से शांति को अपना बचाव करने के लिए कमला राय जैसी एक होनहार अधिवक्ता मिल जाती है। और ये संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर होती है, मतलब सरकार के ऊपर होती है, जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। तो ये हमारे संविधान ने इस प्रकार का प्रावधान दिया है, जिसका फायदा या जिसका नतीजा ये होता है कि शांति जैसे गरीब महिलाओं को यह मौका मिलता है और अपना बेगुनाह साबित कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि अभी अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती है और वो पूछती है कि घटना का विवरण कैसा था। तो शांति बताती है कि ये मेरे पास मुकदमे के कुछ कागजात हैं जो मेरे जेल में होते हुए इंस्पेक्टर ने दिए हैं। मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया था, वो इसी प्रकार के दस्तावेज है। और उसका भाई बताता है कि उन्हें शांति के बक्से से 10,000 रुपये मिले थे और उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही यह पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। हमने दोनों मेहनत करके वो पैसा बचाया था जो हमारे बक्से से उन्होंने पा लिए हैं। 11 दिसंबर 2006 को यह मुकदमा अदालत में आता है और मजिस्ट्रेट के सामने अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले हैं वे उसके पास आ गए हैं। और शांति बार बार बोलती है कि मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई होनी चाहिए। मतलब अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने निष्पक्ष रूप से सुनवाई होनी चाहिए, ऐसा उसका कहना है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है और वो बताता है तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? तो मिसेस शिंदे बताती है
कि मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वही लिफाफे में 10,000 रुपए देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। इस प्रकार से मिसेस शिंदे अदालत में अपना बयान देती है। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से पूछताछ करते हैं और पूछताछ में पूछा जाता है कि तो आप यह कह रही है कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, यह पहला पॉइंट, और न ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला, यह दूसरा पॉइंट। पिछले 3 साल में जब शांति आपके घर पर काम कर रही तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई, यह तीसरा पॉइंट है। और आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही है। और इस तरह से उन्होंने उसको पूछताछ किया। और फिर अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों बयानों के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक से मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। इस प्रकार के नतीजे से वह शांति को बचाने का प्रयत्न करती है। इसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा से भी पूछताछ की जाती है, क्योंकि इन्होंने ही एफआईआर दर्ज किया था और बाद में एक टोली को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो इंस्पेक्टर से पूछा जाता है, इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? इंस्पेक्टर शर्मा बताते हैं कि जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया है, यह हार उन्होंने ही चुराया था। तो इस प्रकार से श्रीमती शिंदे ने उन्होंने जो हार जब्त किया गया है कुछ एक टोली से, वह उन्होंने पहचान लिया है। और इस प्रकार से अभी कमला राय अदालत को बताती है कि जो हार शांति ने चुराया ही नहीं था तो उस पर इल्जाम लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तब जज साहब न्यायाधीश महोदय ने सारे गवाहों और बयानों को सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। और फिर अदालत में न्यायाधीश महोदय अपना फैसला सुनाते और कहते हैं, शांति, आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में यह इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। इस प्रकार से न्यायाधीश महोदय ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय देते हैं और शांति को बाइज्जत बरी किया जाता है और इस प्रकार से शांति को न्याय मिलता है। दोस्तों, इस तरह से हमने हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की जो काल्पनिक कहानी है, इस कहानी को समझने की कोशिश की है। या विभिन्न भूमिका निभाने वाले अलग अलग लोगों का भी हमने परिचय कर चुके हैं और इसी के आधार पर, इसी चरित्रों के आधार पर, जैसे पुलिस, वकील, न्यायाधीश, इन सब की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।